फिर आप उस इशू पर मत आइए। कैसे जाएगा बुलडोजर? नहीं, लेकिन लोगों का ये कहना है वो लोगों को कि पूरा एक परिवार बर्बाद हो गया। तो वो प्रेमचंद का बेटा या सत्य प्रकाश का बेटा इस समय दोनों नहीं है, वो दोनों का नहीं है, वो हम सबके बेटे हैं। हमको जेल में डालेंगे तो ये मान के चलिए कि उनकी उल्टी गिनती चालू होगी। उसमें कम से कम 3 से 4 लोगों को फांसी पर लटकना है। और किसी के बुलडोजर को, यदि बुलडोजर किसी माइनर 13 साल के बच्चे के घर पर चलेगा जिसका पिता मर गया है और वो भी दाह संस्कार के बाद वो काम क्रिया में लगा हुआ है, तो मैं चलने कैसे बुलडोजर दूंगा? ये मनुष्य का, प्रत्येक मनुष्य का धर्म है कि उस बेटे की हिफाजत की जाए। वो प्रेमचंद का बेटा या सत्य प्रकाश का बेटा इस समय दोनों नहीं है, वो दोनों का नहीं है, वो हम सबके बेटे हैं। हम सबकी हिफाजत, उनकी हिफाजत बुलडोजर कौन लेके जाएगा भाई? फिर आप उस इशू पर मत आइए। कैसे जाएगा बुलडोजर? नहीं, लेकिन लोगों का ये कहना है वो लोगों को कि पूरा एक परिवार बर्बाद हो गया। तो पूरा एक परिवार, सत्य प्रकाश दोनों परिवार बर्बाद हुए, उसका भी मालिक मरा है और सत्य प्रकाश का तो मैं कह रहा हूं कि जिसने उन बच्चों को हथियारों से कत्ल किया है, एक अभियुक्त शायद कल पकड़ में आ गया है, कोई मिश्रा है, उनका ड्राइवर भी है, शूटर भी है, वो उन्हीं के राइफल से मारा है शायद। ये आ रहा है, कप्तान का बयान था। तो उसको मैं तो कह तो रहा हूं कि, और आप यकीन मानिए उसमें कम से कम 3 से 4 लोगों को फांसी पर लटकना है, इससे कम नहीं लटकना है। जिन लोगों ने बच्चों की हत्या की है वो फांसी पर चढ़ेंगे, तो पुलिस उनको नहीं छोड़े। जो लोग आके ज्ञान दे रहे थे, आज इस वीडियो का मतलब ये था, सोशल मीडिया पर आकर लोग बहुत ज्ञान दे रहे थे, अरे ये बाबा हैं, आए हैं टीआरपी गेन करने, इनको कुछ पता नहीं है। टीआरपी एक चीज और बता दूं, तो वही मैं कि किसी भी किसी भी दल से, ठीक है ना, इन लोगों को मैं कहता हूं गिरोह बंद दल। मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं करता हूं, कहता हूं ये जितने भी गिरोह बंद दल हैं, इनके किसी दलाल से, किसी गिरोह बंद दल से न मेरा कभी दूर दूर तक रिश्ता है, न कभी रहा है। और आपको अपडेट कर दूं कि मैं 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन में अन्ना हजारे, किरण बेदी, स्वामी अग्निवेश, वो तो मर गए थे उसी दौरान, और केजरीवाल, सबसे हमारी दोस्ती। उस आंदोलन में मैं था, 8 दिन पानी पर, इसी देवरिया जिले में था। और मैं विश्वविद्यालय में, आपने देखा ही कि कमलेश जी के सस्पेंशन पर 13 दिन, मैं जब भी जुर्म होगा किसी के ऊपर तो मैं वहां रहता हूं। और किसी से मुझे, आपका अपना फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है। पार्टी के नेता लोग होते हैं वो जाते हैं, उनको फायदा होता है एक पक्ष की तरफ बात करेंगे। वो जाते हैं सदन, उनके लिए भगवान का दिया हुआ फरिश्ता का घर हो सकता है सदन, ठीक है ना। इन लुटेरों के लिए, इन बेईमानों के लिए, कत्ल करने वालों के लिए थोड़े से अच्छे लोग हैं। सभी बलात्कारी, सभी करप्ट हैं, सभी क्रिमिनल्स हैं। बोलते हैं ये दावे के साथ बोलता है। हाँ, डर नहीं लगता है कोई से तो आप तो चले जाएंगे, उनकी जिंदगी कहीं कोई नहीं, हम कहीं हम नहीं जाते। कहते हैं जेल में डालिए, जेल में डालिए। अपनी पत्नी से कभी आपने पूछा? नहीं, कोशिश नहीं पूछना हमें, सत्य के लिए। और कोई मुझे जेल में डालेंगी, न जाने कितने ईंट से ईंट बजाऊंगा इनकी। मैं जेल में चला जाऊंगा जब सत्य जेल में बंद होगा। जब हरिश्चंद्र को देवताओं ने क्या किया था, आपने देखा था ना, नतमस्तक होना पड़ा था। इनको सबको नतमस्तक होना पड़ेगा। ये लोग उसी का निर्णय पर पहुंचेंगे कि ये सही कह रहे हैं डॉक्टर, इसको फॉलो अप करना चाहिए। हमको जेल में डालेंगे तो ये मान के चलिए कि उनकी उल्टी गिनती चालू होगी। हमारा वो क्या करेंगे? जिस सदन को ये फरिश्ता का दिया हुआ मानते हैं, जो ब्रिटिश लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसका मूल नाम है, जिसे आज पार्लियामेंट कहते हैं और माननीय पार्लियामेंट कहते हैं, उसका निर्माण वायसराय इरविन के समय में हिंदुस्तान के लोगों की चमड़ी उधेड़ के, पेट की अंतड़ी निकाल के उसने निर्माण कराया था। और उसकी पहली बैठक में ही विठल भाई पटेल प्रोसीडिंग्स कर रहे थे। सदन की पहली प्रोसीडिंग्स हो रही थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव हॉल के अंदर, और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। मैं उस सदन के प्रति, मेरे मन में, आप कह रही हैं, इन नेत्रों में जब तक रोशनी रहेगी, जुबान में जब तक बाणी हमारी काम करेगी, उन सदनों में जाने का तो सवाल ही नहीं है। हमको कोई लोभ नहीं लगता। मैं फक्र के साथ रहता हूं। तो नया बन गया, वो तो पुराना था। सेंट्रल विस्टा भी, जिस तरीके से वो ब्रिटिश, उसने कत्ल करके और पेटों पर लात मार के जीएसटी और टोल टैक्स वसूल के खाने पीने पर लोगों के पेट की अंतड़ियाँ निकाल के, वो भी जब उस लॉकडाउन में, जब हिंदुस्तान मर रहा था, गरीब सड़कों पर भाग रहा था, यात्रा का साधन नहीं था, पानी के बिना इंसान मर रहा था, देश दरिद्र हो रहा था, उस समय किसान से और जीएसटी वसूल के ये सेंट्रल विस्टा बना हुआ है।
क्या मतलब है? ये सेंट्रल विस्टा वो अपने बैठने के लिए बनाए होंगे सेंट्रल विस्टा, उसकी क्या ज़रूरत थी इंसान के जीवन? और जो सदन है आने वाले 100 साल के लिए अभी परफेक्ट सदन है, और सदन की सदस्यता बढ़ाने की, इन गुंडों की तादाद बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? ये कहते हैं 26 में 300 और इंट्रोड्यूस करेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 250 और इंट्रोड्यूस करेंगे। इन डकैतों को फिर इंट्रोड्यूस क्यों करोगे? अब तो तुम गांव-गांव भी लूट लोगे, अब तो लूट ही लिए हो। किसी की ज़रूरत नहीं है यार। ये सब हमारे पेट का हिस्सा जा रहा है। ये जितने बढ़ेंगे हमारे पेट के ऊपर चढ़ के जाएंगे, लात मार के जाएंगे। ये सदनों में इनकी जितनी शानो शौकत है, देखिए सदन के प्रति मेरे दिल में साफ साफ है, जितना भगत सिंह, अशफाकुल्ला और गांधी के मन में सम्मान इन सदनों के प्रति है, उतना ही सम्मान मुझे इन सदनों के प्रति है। आइए मैं अपनी पुस्तक दिखाता हूं आपको। और मैं आपको बता रही हूँ कि जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर एक वो बनाया था कि ये बाबा हैं, सन्यासी हैं, पुजारी हैं और ये है और वो है, तो इसीलिए मैं सोची कि एक बार दिखाया जाए कि साधु सन्यासी इन सब चीज़ों से अलग ये प्रोफेसर रह चुके हैं। इनके नाम के आगे डॉक्टर की डिग्री लगती है, भाई पीएचडी भी किए हुए हैं, दिन भर पढ़ते रहते हैं, किताबें देखिए। जब मैं इनके घर पर आई थी तब ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। मुझे मेरा आते ही सबसे पहला ये सवाल था कि अब कितना पढ़ेंगे आप? मैं सबसे पहले यही सवाल की उनसे, तो इन्होंने कहा कि जब तक जिंदा रहना है तब तक पढ़ते रहना है, सीखते रहना है, जानते रहना है, तब तक पढ़ूंगा। अभी तो मेरा इम्पैनलमेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए मेरा इम्पैनलमेंट है प्रोफेसर के लिए। आपको बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए मेरा इम्पैनलमेंट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रोफेसर के लिए पैनल बना हुआ है। वो न होना दगल की बात है कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या नहीं है, लेकिन अभी वहाँ 65 वर्ष तक रिटायरमेंट है। और लोग हमको यूं ही अब मीडिया वाले कह रहे हैं तो हम जवाब, हमको हमारा तो मकसद ये है कि उन बच्चों की हिफाजत की जाए। कल मैं लिखा था कि सत्यप्रकाश के दोनों बच्चों की और जो प्रेमचंद्र हैं उनके बच्चों की पहले हिफाजत की जाए, बुलडोजर की आज जरूरत नहीं है। यही कहने मैं कल गया हुआ था। मेरी पुस्तक देखिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक तरफा बात कर रहा है, सब ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने बच्चों पर हथियार चलाए उनको फांसी से कम सजा ना मिले। लेकिन एक तरफ ये भी है कि जो बच्चा उस तरफ है उसके यहाँ भी जितने और पुरुष हैं, जितने और मर्द हैं वो जेल में हैं, वहाँ पे सिर्फ महिलाएं और बच्चे हैं। तो अगर बुलडोजर की कार्रवाई हो तो ये माना जाए कि महिलाओं और बच्चों पर है। तो ये नहीं कहा जा रहा है कि प्रेम यादव जो हैं उनकी तरफ से जो कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई हुई वो सही है, जिसका विरोध है उसका विरोध है। लेकिन सबसे पहले ये कि जो बच्चे हैं उनको, बच्चों के लिए मैं गया था कि बच्चों के लिए आप बुलडोजर न चलवाइए और कम से कम 15 दिन तो रुकिए। ये कौन सी मनुष्यता है भाई? ये कहाँ लिखा है कि आप अभी बच्चे रो बिलख रहे हैं, जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं, आप बुलडोजर का आप कितनी साइकोलॉजी उन बच्चों के ऊपर, छोटे छोटे बच्चे कितने परेशान होंगे, इसका कोई उम्मीद किया है क्या? कितनी परेशानी होगी? ये मेरी पुस्तक देखिए, ये रिसर्च इंडिया प्रेस किया है ये। और इस पुस्तक का भी विमोचन जो है ये पटना के ज्ञान भवन में हुआ था और डिप्टी सीएम वहाँ के सुशील मोदी, आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया जो है BR मणि जी, आर्कियोलॉजिस्ट जो है KN दीक्षित जी, आर्कियोलॉजिकल डायरेक्टर बिहार जो है सिन्हा जी, सभी, और इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के AP जामखेड़कर, सभी हस्तियों के उपस्थिति में मेरी पुस्तक का विमोचन फरवरी 19 में पटना में के ज्ञान भवन में हुआ है, जो भारत के प्रत्येक विश्वविद्यालय में रिसर्च करने वाले व्यक्ति के लिए, नेट JRF देने वाले के लिए ये पुस्तक जो है उपयोगी है। इसके 9 पन्ने ऐसे हैं, यदि वो दे लेगा तो CSIR और नेट उत्तीर्ण कर लेगा परीक्षा। और 3 किताबें मेरी कितने दिन के रिसर्च या संकलन के? ये 5 साल के अनवरत 5 साल में मैंने 3 पुस्तकें लिखी थी एक जगह कमरे में बैठ के रिसर्च के दौरान। और ये पुस्तक भी रिसर्च इंडिया प्रेस दिल्ली ने किया है, उस रिनाउंड प्रकाशक ने किया है। देखिए पुरातत्व की शोध प्रणाली, ये दिखा दूं, रिसर्च इंडिया प्रेस, संपूर्णानंद मल। और ये पुस्तक मैंने समर्पित किया था संकलिया जी को, जो पूरा वेत्ता है भारत के। और ये पुस्तक इसकी ये विषय क्रमांक है पुस्तक का। ये पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक पुस्तक चल रही है। अभी इसका अंग्रेजी अनुवाद हमको देना है, समय नहीं मिल पा रहा है कि अंग्रेजी अनुवाद इसकी का करूं। 3 पुस्तकें बाजार में हैं, 2 पुस्तकें और पाइपलाइन में हैं। और उन 3 रिसर्च पुस्तकों के बाद जो हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी और एलिवेट पुअर्टी, इसके बाद
जो है इस इन 3 पुस्तकों के बाद वो पुस्तकें हैं जो तो कैसे मतलब मैनेज कैसे करते हैं? ये एक पढ़ता तरफ हूँ आप बस। बता रहे हैं 8 घंटा आप पढ़ते जी, हैं, 8 फिर घंटा आप किताब भी आप लिख रहे जी, हैं, तो ये टाइम शेड्यूल कैसे बांटते हैं? मेरा कब यही पढ़ेंगे, टाइम कब है, कब ये देखिए हमारा कमरा आपने देख ही लिया, अलग से कमरा है, यहाँ रहता हूँ या वहाँ रहता हूँ, लिखना पढ़ना यही 2 ठो काम है और कहीं घर से निकलना नहीं है। निकलना होता है तो मीडिया को भी और प्रशासन को भी पता रहता है कि डॉक्टर यहाँ जा रहे हैं, वहाँ गए कार्यक्रम किए अपने लाइब्रेरी में, हम घर ही अपने मिल सकते हैं और कहीं नहीं जाते। ये हमारा अपना वो है। और इसके बाद सभी गरीबों के प्रति बैठिए तो आप खड़े सोशल मीडिया पे वायरल जो बाबा हैं, जिनको आप लोग बाबा जान रहे हैं, जिनको आप लोग लग रहा है सन्यासी हैं, कोई बोल रहा है कि पुजारी हैं, कोई कुछ बोल रहा है, अमूमन लोग जो है वो सर्च कर रहे हैं दाढ़ी वाले बाबा। तो मैं आपको बता दूं कि बाबा से उलट इनकी अपनी एक अलग पहचान है, जिसको जानना बहुत ये जरूरी पुस्तक देखिए, पूरा तत्व की पुस्तकें हैं मेरी, दोनों पुस्तकें ये सामने हैं। ये रिसर्च इंडिया प्रेस किया है लगातार, और 2-3 किताबें अभी फिर शीघ्र ही आने वाली हैं बाजार में। हमारा एक ही धर्म है ये मनुष्यता की बाबा जो हैं वो पढ़ाई लिखाई करते हैं, ये बाबा जो हैं वो संविधान को पढ़ते हैं, और ये बाबा जो हैं ये पढ़ने लिखने के आधार पर इन्होंने कहा कि वहाँ पर बुलडोजर नहीं चलना नहीं चाहिए। जैसे चलने मैं दिया सबसे जाए, पहला बुलडोजर सवाल नहीं यही की कि मतलब ये आप कैसे कह रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि मैंने संविधान पढ़ी है, आपको मैंने वहाँ पे किताबें भी दिखाई, और संविधान की बहुत सारी किताबें ये लगातार पढ़ते इस रहते काम हैं। में मेरी पत्नी की पुस्तक है, देखिए ये पुस्तक आई है, इसका प्रूफ हमारी पत्नी ने चेक किया है। एमए बीएससी एमए है, प्रूफ इसका हमारी पत्नी ने, वहाँ बैठी हैं, उन्होंने एमएड। अच्छा आप एक मुझे एक सवाल है मेरा, जैसे जिस तरीके से ये विरोध करते हैं, मतलब वहाँ पे तमाम पुलिस वाले खड़े हैं, मतलब एक दबाव तो था ही वहाँ पर, वो सीधे एकदम बोल रहे नहीं चलेगा, बुलडोजर होना ही नहीं चाहिए, और प्रशासन के लोगों को उंगली दिखा के बोले ये चोर हैं, ये हैं, वो। डर नहीं लगता है आपको महिला होने के नाते? नहीं, डर बिल्कुल नहीं लगता, इसलिए कि हमेशा वो गलत का विरोध करते हैं, जो गलत हो रहा है उसी का विरोध करते हैं, तो इसलिए मुझे डर नहीं लगता है। जब सही है तो क्यों डरेंगे? तभी भी एक थोड़ा तो मन में भय होता होगा जब घर से निकलते नहीं, वो होंगे तो तो। भाई सामाजिक पारिवारिक आदमी है, लेकिन ऐसा भी डर नहीं लगता है कि भविष्य में क्या होगा, वो तो हम आप रोक नहीं सकते हैं, तो हमेशा ये रहता है कि गलत का विरोध कर रहे हैं, तो इसलिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपके नज़रिए से समझना चाहती हूँ, जब भी आप उठती होंगी, कभी किताबों को पढ़ते, कभी कुछ लिखते, कभी कुछ करते, तो आपको एक महिला होने का लगता है कि पति मुझको थोड़ा समय दे, बातचीत करें, ये करें, नहीं, ऐसा किताब कुछ में। नहीं, उतना समय वो सफिशिएंट समय दे देते हैं, ऐसा नहीं, और पढ़ते ही हैं ना, कुछ गलत तो करते नहीं, पढ़ाई तो कभी खराब नहीं होती है ना। हमसे भी बहुत लोग कहते हैं इस बात को, लेकिन वो जो काम करते हैं उसमें बहुत गलत मुझे दिखता नहीं है। आप 5 बजे बैठ जाते हैं, पूछ लीजिए, उठती हैं तो मैं अपनी लाइब्रेरी में पढ़ता मिलता हूँ, हमेशा इंतजार करता हूँ, पढ़ता मिलता हूँ, मंजन और दतुअन एक क्रिया में लग जाता हूँ। ये नीम का दातुन करना है, कहीं कुछ करना नहीं है, एकदम ये शांति निकेतन है टैगोर का, रविन्द्रनाथ टैगोर का। आप देख लीजिए, आपके सामने है, सारे वृक्ष हैं, पीछे भी वृक्ष हैं, जंगल, और ये मेरा घर है, ये मेरी पुस्तकालय है। अब ये किसी का स्वर्ग विरोध करने से पहले कम से कम उनको अच्छे से जानिए, और उसके बाद जितना उन्होंने ज्ञान ले लिया है उसका आधा तो लीजिए, उसके बाद विरोध करिए। जितना भी गुस्सा हो, आदमी पढ़ता रहे तो गुस्सा आधा कम हो जाता है, खत्म हो ये भी जाता तो है। बात है। आप देख के नहीं लगता है सोचती कि अब कितना पढ़ेंगे, नहीं, एक उम्र लेकिन ढल हम गई अभी है। पढ़ ही रहे हैं। आप भी पढ़ रहे हैं? जी, अभी आप हम क्या एमएड करें? कर रहे हैं। बाप रे, कब तक पढ़ेंगे आप लोग? ये दंपत्ति कब तक सीमा पढ़ता नहीं रहेगा? होती है पढ़ाई की ना, तो बच्चे हो गए हैं ना? हाँ, बच्चे भी पढ़ते हैं अपना अपना, बच्चे भी अपना अपना क्लास वो देख ही रहे हैं। बीएससी हैं और एक इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ा चुकी हैं, और वो भी बड़े मिशनरी स्कूल में, जो है नवजीवन मिशन में, और एमए इन लाइब्रेरी साइंस, एमए ज्योग्राफी, और अब एमएड कर रही हैं, बीएड एमएड कर रही हैं, तो वो सहयोग करती हैं। हाँ, आपकी उम्र कितनी हुई होगी? 48। 48। तो जो लोग कहते हैं कि पढ़ने लिखने की भी अपनी एक उम्र होती है, उसके बाद पढ़ाई लिखाई शोभा नहीं देती, तो कैमरा थोड़ा सा घुमाइए और ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, ये बहाना है बस एक। और एक आखिरी बात फिर से कह रही हूँ, ये जो सोशल मीडिया से जो आप ज्ञान ले आ रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, और उसको देख के आप विरोध कर रहे हैं, तो वो गलत। पढ़ना बहुत बिल्कुल पढ़ना जरूरी है, और वो जान लीजिए कि जो पढ़ नहीं सकता, पढ़ा नहीं है, वो ठीक से नहीं लड़ेगा। और हम तो लड़ना, और संयोग ये है कि हम कुदाल और कलम, ये नहीं है कि हम कह रहे हैं। जब हम कुछ खेत में देखिएगा ना, हमारी तस्वीरें काम करते हुए, मैं खेत में 7 घंटा सवेरे जाता हूँ, यदि गाँव तो सवेरे जाता हूँ, दिन में वहीं हमको कुछ खाने पीने का जाता है, अपने जंगल में, अपने खेत में
पूरे दिन कुदाल चलाता हूँ। और जब वो देखिएगा पौधों को, और 150 नींबू का प्लांट देखिएगा लगा हुआ है कुदाल चला के, तो इससे लड़ने का किसान से बड़ा जो सत्य के लड़ेगा वही जो सत्य के रास्ते पर चलेगा, और उसको डर नहीं होगा। और हमको तो कुछ ये लोग कर ही नहीं सकते, सबसे बड़ी बात ये है। और बुलडोज़र आप चलवा दीजिए, बुलडोज़र चला दे कोई इतना निवेदन के बाद हमारे उन बच्चों के घर पर देखें। हम इसी गांधी प्रतिमा पर अभी चल के वो प्रोटेस्ट करूंगा कि इनके दांत खट्टे हो जाएंगे। और पता है बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर एक कमेंट लिख रहे थे, मैंने सोचा था आते ही सबसे पहला सवाल यही करूंगी। लोग कह रहे हैं कि आपके बैठ जाने से क्या बुलडोजर रुक जाएगा? 4 लोग आएंगे, आपको टांगेंगे और दूसरे साइड करेंगे, बुलडोजर लेके चले जाएंगे। ये पता, ये एक बात जो सोशल मीडिया पे था उसका जवाब मैं इनसे मिलकर अभी दे देती हूँ। जो पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, सभी लोग सत्याग्रह करके ही तो देश को आज़ादी दिलाए हैं। तो इसीलिए आप उनको पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, इसीलिए आप बार बार बोल रहे हैं कि मैं अनशन करूंगा। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गांधी जी लंदन गए थे, ठीक है ना। रेमजे मैकडॉनल्ड पीएम था, लेबर पार्टी का था। इतना गुमान में था गांधी ने ठीक उसको सबक सिखाया भी। और 2 काम देश में गांधी ने किया। नीलों पर कोड़े बजा के नील की खेती कराते थे, यहाँ टैक्स लेते थे आप चंपारण में, बिहार में, ठीक है ना। अंग्रेज समझते थे कि हम एक काम करा लेंगे। गांधी जी गए, 15-16 दिन राजेंद्र बाबू, अन्य सत्यप्रकाश सिन्हा आदि को जुटाए और सबको लेके वो आंदोलन किए और अंग्रेज़ों की रीढ़ तोड़ दी। दूसरा, इतने गुमान में थे, नमक सत्याग्रह जब उन्होंने किया 1930 में गुजरात में, आपने देखा डांडी मार्च जब किया, तो अंग्रेज़ों का सबसे जो मजबूत नमक समझते थे कि ये नमक कानून उनके सामने तोड़ दिया। हमको बुलडोजर से कोई और इधर से उधर कर देगा तो इससे मैं मान जाऊंगा, इनके कानून को तोड़ दूंगा, जेलों के अंदर तोड़ दूंगा। मुझे देखिए, सत्य से नहीं हटा सकता, कोई हुकूमत नहीं हटा सकती। मैं बार बार सबको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सीधी सी बात है। मैं इनके सत्ता पर कभी पैर रख सकता, ये जितना करना हो करें। मैं इनके जो है इनकी व्यवस्था में मैं टांग नहीं फंसाता। लेकिन आप अधर्म का रास्ते पर चलिएगा तो हमारे पास तो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम गांधी को लेकर, हम गांधी में जीते हैं। कहते हैं वो एक किताब है, उसमें कुछ लिखा हुआ है। अरे वो जमीन पे उतर पाएगा, इसकी क्या गारंटी? जमीन पर उतरा है तभी आप माइक लेके आई हैं और इतना मैं बोल पा रहा हूँ, इतना दिखा पा रही हैं। नहीं तो आप यहाँ ना आ पाती, यदि वो उसमें फ्रीडम टू एक्सप्रेशन ना होता, 19 आर्टिकल ना होती, तो आपके बस की बात नहीं थी मीडिया मैन का। और कोई छोटा आदमी भी पहुंच जाता है कचहरी। अभी वो संविधान जीवित है, वो संविधान इस देश के अंदर जब तक ये वसुंधरा है तब तक जीवित रहेगी। कहने दीजिए कहने वालों को, आज तोड़ने वाले हैं, कल बनाने वाले सत्ता के ऊपर आएंगे। लेकिन जो लोग सत्ता पर बैठे हैं, मनुष्यता यदि ख़त्म हो गई, मैं बार बार लिखता हूँ अपने पत्रों में कि सत्य एवं अहिंसा की जितनी ज़रूरत किसी व्यक्ति के निजी जीवन में है, उससे ज़्यादा ज़रूरत सार्वजनिक जीवन में है। सभी अधिकारियों को, और आप देखिए ना कि किस नेता को मैं क्यों मान लूँ। मैं मिसाल के तौर पर दूँ, मैं नरेंद्र मोदी का ही उदाहरण लेता हूँ, भारत के प्रधानमंत्री हैं। क्यों मैं उनकी बात को सत्य मान लूँ? क्यों? संविधान के अनुसार जो करेंगे उसको मानूंगा। और मैं संविधान पढ़ा हूँ, कदाचित तो संविधान नहीं पढ़े हैं। उनके सचिव और उनके असिस्टेंट लोग अकॉर्डिंगली करने हो सकता है उनके पास मौका न पड़े हों। मैं ये बात कह रहा हूँ, ये तो मैं जान रहा हूँ कि 90% कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स जो पार्लियामेंट के हैं और असेंबलीज के हैं, 90%, 100 में 90 ये जानता ही नहीं कि वो सदन में क्या करने जा रहा है, वो विधानसभा में क्या करने जा रहा है। वो कुर्ता चमकाने, शानो शौक से रहने, लूटने, कमीशन खाने, वेतन लेने, यही जानता है वहाँ जाके करना है। और 10 ही लोग सदन में और असेंबलीज में कानून बनाते हैं, 90 वहाँ भेड़ जैसे ताकते हैं, उनको पता ही नहीं है। और जिस व्यक्ति को फंडामेंटल राइट नहीं पता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता है, प्रिम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता है, नागरिकता नहीं पता है, वो व्यक्ति चुपचाप देखेगा सदन के अंदर, सड़क के बाहर देखेगा। लेकिन मैं नहीं देख सकता। मैं प्रत्येक जुर्म का, प्रत्येक अन्याय का, प्रत्येक अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क का स्ट्रांगली अपोज करूंगा, विरोध करूंगा, और केवल कुदाल और कलम के बदौलत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जिनको आप साधु समझ रहे थे, उनसे जब आप
आपने ये पूरी बातचीत सुनी तो आप क्या समझ पाए? मैं आखिरी में सिर्फ इतना कह पाऊंगी कि एक अकेला इंसान जब दहाड़ता है ना, तो उसके पीछे कई सालों की मेहनत, कई सालों का रिसर्च होता है। आप देखिए, जब मैं किताबों को घुमा रही थी, दिखा रही थी, तब आप समझ पा रहे होंगे कि एक इंसान जब 8 से 10 घंटा अपने आप को निखारने के लिए काम कर रहा है और पढ़ रहा है और ज्ञान ले रहा है, तभी वो बोल रहा है। आपको संपूर्णानंद जी की पूरी बातचीत कैसी लगी, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे पक्का पता है कि आपकी भ्रांति तो अब टूटी गई होगी कि साधु सन्यासी नहीं है, बगल में खूबसूरत सी बीवी भी है इनकी।